नमस्कार साथियों, बीपीएससी वर्ष चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपना टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि हमने अपने चैनल पर इससे पहले 5 लेक्चर और अवेलेबल करवा दिए हैं। आप उन सभी चैनलों का भी लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद है कि उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मौलिक अधिकार के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि मौलिक अधिकार है क्या। तो मौलिक अधिकार जो है ये संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा दिया गया राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत होता है, जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास का अवसर प्रदान करता है, जैसे भौतिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में इसका उल्लेख किया गया है। इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब क्या होता है? महान अधिकार पत्र। सबसे पहले मैग्ना कार्टा विश्व इतिहास में 1215 में ब्रिटेन में जो है किंग जॉन के द्वारा दिया गया था। राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति डीपीएसपी में आर्थिक एवं सामाजिक। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में मूल अंतर यह है कि मौलिक अधिकार जो है ये राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति की बात करता है, और डीपीएसपी जो है वो आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र के उन्नति की बात करता है। मौलिक अधिकार देखिए, इसको कुल मिलाकर के 6 कैटेगरी में संविधान में कैटेगराइज किया गया है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 31 के संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। आपको हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि केवल नागरिकों के लिए 15, 16, 19, 29, 30 है। 15, 16, 19, 29, 30 में जो वर्णित हैं वो केवल नागरिकों के लिए हैं। बाकी सभी जो मौलिक अधिकार हैं वो व्यक्तियों के लिए भी हैं। और ये जो मौलिक अधिकार है ये असीमित नहीं है, यानी कि कुछ भी आप नहीं कर सकते मौलिक अधिकार के नाम पर। स्वतंत्रता के नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये युक्त प्रतिबंध के साथ है। आर्टिकल 19(2) से 19(6) तक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंधों की बात की गई है। इसी प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। समता के अधिकार में भी कुछ युक्त विवेचन किया गया कि भाई समता, हम सब लोगों को एक समान नहीं कंसीडर कर सकते हैं। जो पिछड़े वर्ग हैं, जो दलित वर्ग हैं, उनको हम आरक्षण के माध्यम से शैक्षणिक संस्थान उनके नामांकन के लिए आरक्षण के माध्यम से उनकी उन्नति के लिए अलग से प्रयास करेंगे। ये न्यायोचित भी होते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के थ्रू सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपने हनन के संबंध में शिकायत कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस संबंध में रिट जारी करके आपके हनन को रोका जा सकता है, या हनन हुआ है तो उसका कारण पूछा जा सकता है। ये नकारात्मक होते हैं मौलिक अधिकार, क्योंकि ये राज्य के शक्तियों को सीमित करते हैं। राज्य जो है इसमें कुछ मतलब राज्य की शक्तियाँ सीमित हो जाती है, वो नागरिकों की स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकती है। ये अस्थायी नहीं है, ये संशोधन योग्य हैं। जैसा कि हमने बताया कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, यानी कि ये संशोधन के योग्य हैं। एक चीज़ और, राष्ट्रीय आपात, जब अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपात देश में लगाया जाता है तो 2 मौलिक अधिकार को छोड़ करके अन्य सभी को निलंबित किया जा सकता है। 2 मौलिक अधिकार किन किन को छोड़ करके? आर्टिकल 20 और 21, इसके बारे में विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे। 20 में है कि अपराधियों को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है, और 21 जो है वो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। इन दोनों को छोड़ करके अन्य सभी को निलंबित किया जा सकता है। वो भी कब? जब राष्ट्रीय आपात का आधार होगा युद्ध और विदेशी आक्रमण, न कि सशस्त्र विद्रोह। अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगा है तब आप कोई भी मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर युद्ध और विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगा है तब इसे निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 12 से 35 है, तो 12 से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो राज्य की परिभाषा, तो अनुच्छेद 12 अगर देखें तो राज्य, इसमें बताया गया है
हाँ, अनुच्छेद 12 में अगर राज्य की परिभाषा देखें तो इसमें आता है केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, नगर निगम, पंचायत, स्थानीय निकाय, सरकारी नियंत्रण वाले अन्य प्राधिकरण जो भी हो जाते हैं, जैसे डीएम ऑफिस हो गया, एसडीएम ऑफिस हो गया, बीडीओ ऑफिस हो गया, ये सब आर्टिकल 12 में आएंगे। और लेकिन अगर राजनीति शास्त्र में राज्य का डेफिनेशन देखें तो राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जिसके पास निश्चित भूभाग हो, जनसंख्या हो, सरकार हो, संप्रभुता हो। राज्य तभी ना बनेगा जब पता चला कि ये निश्चित क्षेत्रफल है। जैसे भारत का क्षेत्रफल है जो लगभग 32,87,000 किलोमीटर, तो पता है कि भाई ये निश्चित भूभाग है भारत का। भारत में 140 करोड़ की आबादी रहती है, निश्चित जनसंख्या है, भारत की एक निश्चित सरकार है, केंद्र सरकार है, इसके 2800 राज्य की सरकार है। फिर भारत की अपनी संप्रभुता है, आंतरिक मामले में, बाह्य मामले में निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, भारत किसी पर भी निर्भर नहीं है, तो भारत एक राज्य की कैटेगरी में आता है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? तो कहता है मूल अधिकार से असंगत कोई भी उसका अल्पीकरण करने वाला जो भी कानून है वो शून्य हो जाएगा। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनें शून्य होंगी। जैसे यहाँ कौन सी कानूनें होती हैं, कौन सी कानूनें शून्य होंगी? तो जो राज्य विधानमंडल, संसद विधानमंडल द्वारा पारित हैं, अध्यादेश या प्रत्यायोजित आदेश, विधि, नियम, अधिसूचना, ये सब आते हैं। यहाँ विधि में संविधान संशोधन नहीं है, लेकिन विधि मूल अधिकार का हनन या मूल ढांचे को प्रभावित करे तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। ये केशवानंद भारतीवाद में कहा गया है। हाँ, यानी कि मूल अधिकारों से असंगत विधि में संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। संविधान संशोधन कानून जो है ये रद्द नहीं होगा। हाँ, तो ये भी रद्द हो सकता है तब जब ये मूल अधिकारों का हनन करे या मूल ढांचा को प्रभावित करे। चलिए अब अनुच्छेद 14 देखते हैं। अनुच्छेद 14 में दो तरह का बात है, एक है विधि के समक्ष समता, दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। दोनों बात है, दोनों एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विधि के समक्ष समानता हम कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से। और विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं। विधि के समक्ष समानता का अर्थ क्या है? कि सभी व्यक्ति कानून की नज़र में एक समान है, चाहे वह कोई मंत्री हो या कोई सामान्य नागरिक हो, सब पर कानून एक समान लागू होगा। यह एक नकारात्मक अवधारणा है। विशेषाधिकारों का यहाँ अभाव होता है, किसी के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है, सब कानून के नज़र में समान है, कानून के सामने समानता। विधियों का समान संरक्षण जो अमेरिका से लिया गया, इसका मतलब क्या है? समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार। जैसे महिला, बच्चे, पिछड़ा वर्ग, जैसे कोई पिछड़ा वर्ग है, कोई दलित जाति है, तो उसका परिस्थिति क्या है? खराब है, तो उसकी आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति आज़ादी के समय, खास करके आज़ादी के समय की बात करें तो दयनीय थी, तो उसके साथ समान व्यवहार, उसको हम आरक्षण देंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। यह एक सकारात्मक अवधारणा है। इसमें समान कानून का समान प्रयोग, न्यायपूर्ण एवं समान व्यवहार की बात की गई है। अब देखिए अनुच्छेद 14 के भी कुछ अपवाद हैं। जैसे अपवाद राष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए न्यायालयीय कार्रवाई से इनको संरक्षण प्राप्त है। राज्यपाल भी आधिकारिक कार्य करते हुए इनको भी न्यायालय से संरक्षण प्राप्त है। संसद या विधायक हैं, ये सदन में कोई अगर बात बोलते हैं तो उसको आप न्यायिक कार्रवाई उस पर नहीं कर सकते हैं। न्यायाधीश हो गए, इनको न्यायिक कार्यों के लिए संरक्षण प्राप्त है। विदेशी राजनयिक हो गए, इनको राजनयिक अनुमति प्राप्त है। तो इसको रीजनेबल क्लासिफिकेशन कहा जाता है, युक्ति संगत वर्गीकरण। जैसे महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है, SC/ST को आरक्षण, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। अब आते हैं अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। तो यह भेदभाव को निषेध करता है। जैसे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य द्वारा भेदभाव निषिद्ध होगा। दुकान, होटल, सार्वजनिक स्थानों पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते किसी के साथ। महिला एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है। सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, खास करके OBC जो होते हैं, उनके बारे में बात किया गया है। शैक्षणिक संस्थानों में भी इनका आरक्षण होगा। अच्छा, 15(6) में जो है ये EWS रिजर्वेशन की भी बात की गई है। ठीक है, अब आ जाते हैं अनुच्छेद 16। यह लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। सरकारी नौकरियों में समान अवसर। इसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, निवास से संबंधित शर्त संसद लगा सकती है। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण, SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण, बैकलॉग रिक्तियों को भरने का प्रावधान, EWS आरक्षण, इन सब के बारे में बात की गई है।
अब देखिए SC ST के आरक्षण के सीधा आरक्षण के संबंध में क्या क्या प्रावधान किया गया है। 15(4) में जो है सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। 15(5) में जो है शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण। 15(6) में जो है EWS आरक्षण। 16(4) में पिछड़े वर्ग के नौकरी में आरक्षण। 16(4) में SC ST को पदोन्नति में आरक्षण। 16(4)B में बैकलॉग रिक्तियाँ। अनुच्छेद 46 जो है ये क्या कहता है, तो SC ST एवं कमजोर वर्गों के हितों में राज्य को उन्नति करना चाहिए। अनुच्छेद 46 इसका प्रावधान करता है। उसके बाद लोकसभा में SC ST को आरक्षण 330 के द्वारा, विधानसभा में 332 के द्वारा, 335 के द्वारा, प्रशासनिक सेवाओं में SC ST के दावे। वो 16(4) जो है वो पिछड़ा वर्ग है और 16(5) जो है वो EWS है। और SC ST का बात आएगा तो 335 में। 338 में अनुसूचित जाति आयोग, 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग, 338B में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अब देखते हैं काका कालेलकर आयोग 1953 में बना था, ये OBC की पहचान के लिए। 1979 में मंडल आयोग BP मंडल की अध्यक्षता में इसमें 27% रिजर्वेशन की बात की गई। रोहिणी आयोग हाल फिलहाल में बना था, इसमें OBC के उपवर्गीकरण यानी कि OBC में एक लाभ प्राप्त वर्ग जो है उनको हटाया जाएगा और जो जिनको लाभ कम मिला है, जिनका प्रतिनिधित्व अभी भी कम है, उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उनका प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। मंडल आयोग की सिफारिश को 1990 में लागू किया गया था। इंदिरा साहनी वाद एक सुप्रीम कोर्ट का आया था, इसमें बोला गया था कि 50% से ज़्यादा का आरक्षण नहीं होगा। लेकिन इसी बीच 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा EWS आरक्षण में 10% और आरक्षण की सीमा बढ़ा दी गई, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में जनहित अभियान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला गया कि EWS का आरक्षण वैध है, तो हाँ है वैध। 50% से ऊपर आरक्षण दिया गया है, ये आप कैसे बोल रहे हैं। ये तो इंदिरा साहनी केस में बोला गया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तो इसमें बोला गया विशेष परिस्थिति में यह संभव है। SC ST OBC को EWS से बाहर रखना संवैधानिक है, हाँ यह संवैधानिक है, क्योंकि यह आर्थिक आधार पर दिया गया है। अब हम कुछ चीज़ देखते हैं कि OBC को जो रिजर्वेशन मिलता है और EWS को जो रिजर्वेशन मिलता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो मूल अंतर है कि OBC को सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर मिलता है, वहीं EWS का जो रिजर्वेशन है वो आर्थिक कमजोरी के आधार पर मिलता है। दोनों में आय सीमा हालांकि 8 लाख ही रखा गया है। SC ST दोनों के लिए पात्र नहीं है। सामाजिक पिछड़ापन इसमें आवश्यक है OBC में, जबकि EWS में सामाजिक पिछड़ापन आवश्यक नहीं है। कृषि भूमि के लिए EWS में सीमा 5 एकड़ से कम है। आवासीय फ्लैट 1000 वर्ग फुट से कम का होना चाहिए। ये सब प्रावधान किए गए हैं। और यह जो है 15(4) और 16(4) में है OBC का रिजर्वेशन का प्रावधान, और EWS के रिजर्वेशन का प्रावधान 15(6) और 16(6) में है। इनका आरक्षण 10% है, OBC का 27% है। प्लॉट जो है गैर अधिसूचित 200 गज से कम नहीं होना चाहिए, नगर क्षेत्र में 100 गज से कम होना चाहिए। ये सब प्रावधान है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 17 जो कि अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। अस्पृश्यता का अंत किया गया तथा इसे किसी भी रूप में व्यवहार दंडनीय अपराध माना गया। अस्पृश्यता समाप्ति घोषणा किसी भी प्रकार का छुआछूत निषिद्ध किया जाएगा। उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में बहुत सारे कानून भी बनाए गए हैं, केवल संविधान में ही नहीं लिखा गया बल्कि इनको लीगल डॉक्यूमेंट भी इसके लिए दिया गया है। जैसे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, जिसका नाम बदल करके बाद में कर दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। हाल फिलहाल में जिस UGC के कानून पर विवाद हुआ था उसमें भी इस संबंध में प्रावधान किया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026, इसमें मंदिर, कुआं, सार्वजनिक स्थान इत्यादि पर प्रवेश को रोकने इत्यादि को अपराध माना गया है। चलिए अनुच्छेद 18 की बात करते हैं। उपाधियों का अंतर। राज्य किसी भी नागरिक को उपाधि नहीं प्रदान करेगा। पहला नंबर, उपाधि प्रदान ही नहीं करेगा। राज्य द्वारा उपाधियों का अंत किया जाएगा। भारतीय नागरिक विदेशी उपाधि भी नहीं स्वीकार कर सकते हैं। सरकारी पदाधिकारी बिना राष्ट्रपति की अनुमति के विदेशी उपहार या उपाधि नहीं ले सकते हैं। कौन सा उपाधियां प्रतिबंधित है, तो राय बहादुर जैसे हो गया, खान बहादुर, सर इत्यादि वंशानुगत उपाधि समाप्त है। कौन सी उपाधियां मान्य है, तो हाँ शैक्षणिक उपाधि, जैसे कोई PhD किए हैं तो वो अपने आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। सैन्य, कोई अगर सैन्य सम्मान है, जैसे कोई लेफ्टिनेंट जनरल हैं
उनको सेना पदक मिला है तो वो इन सब चीज़ों का यूज कर सकते हैं। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, इन सब चीज़ों का यूज कर सकते हैं। भारत रत्न एवं पद्म सम्मान, बालाजी राघवन का एक केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट बोला भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कार यह एक उपाधि नहीं है। अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। तो सबसे पहला स्वतंत्रता 6 प्रकार में कौन सा है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें जैसे प्रेस का स्वतंत्रता, विज्ञापन हो गया, प्रसारण, मीडिया, फोन टैपिंग के विरुद्ध सूचना, शांति प्रदर्शन, विरोध अधिकार, हड़ताल, ये सब। हड़ताल का अधिकार नहीं है लेकिन विरोध और प्रदर्शन का अधिकार दिया गया है, हड़ताल का अधिकार नहीं है। जैसे हाल फिलहाल में TRE एग्ज़ाम के दौरान जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे तो वो उनका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, वो कर सकते हैं लेकिन हड़ताल नहीं दे सकते हैं। हाँ, लेकिन प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, ये भी है। इसमें युक्त प्रतिबंध है कि भाई आपके पास वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है लेकिन आप उसका उपयोग भारत की एकता, संप्रभुता, राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता को प्रभावित करने के लिए नहीं कर सकते हैं। विदेशी राज्यों के साथ जो हमारा मित्रवत संबंध है उसको भी आप प्रभावित नहीं कर सकते हैं बोल करके, अभिव्यक्त करके। सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना, अपराध में संलिप्तता, ये सब युक्त निर्बंध हैं कि आपकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो भी लिमिटेड है। उससे आप कोर्ट का अपमान नहीं कर सकते हैं, उससे आप अपराध को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, उससे आप नैतिकता को भंग नहीं कर सकते हैं, उससे आप लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा है शांतिपूर्ण एवं निशस्त्र सभा करने की स्वतंत्रता। अगर कोई शांतिपूर्ण सभा कर रहा है बिना हथियार के तो उसको मौलिक अधिकार है, वो कर सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें भी कुछ है कि भारत की एकता, अखंडता और लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब आप सभा कर रहे हैं सड़क के बीच में तो उससे समस्या है। आप सभा कर रहे हैं आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए तो एकता, अखंडता पर प्रभाव पड़ेगा, तो वो इसमें अवरोध लगाया गया है। तीसरा है संघ या संस्था बनाने की स्वतंत्रता। जैसे कोई सहकारी समिति बनाना चाहता है, राजनीतिक बल बनाना चाहता है, कंपनी, संगठन, व्यापार, साझा फर्म, क्लब, तो बिल्कुल बना सकता है, उसको इसका मौलिक अधिकार है। लेकिन उसका यूज वह एकता एवं संप्रभुता को प्रभावित करने, लॉ एंड ऑर्डर और नैतिकता को प्रभावित करने के लिए नहीं कर सकता है। जैसे आप वेश्यालय नहीं चला सकते हैं संस्था बनाने के नाम पर। 19(1)(d) में जो है पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता है। यह क्यों दिया गया? ताकि देश की एकता, अखंडता सुनिश्चित की जा सके। लेकिन इसमें भी है कि वह जो अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है वहाँ पर आप बेधड़क घूम नहीं सकते हैं। वहाँ पर जैसे इनर लाइन परमिट वाला राज्य है वहाँ आपको परमिट लेना पड़ेगा, क्योंकि जनजातियों में एक इनसिक्योरिटी होती है अपनी संस्कृति को लेकर, बाहरी लोगों को लेकर के, तो इसके लिए किया गया है। ठीक है। अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो है पूरे भारत के अंदर घूमने की स्वतंत्रता है 19(1)(d) में। अगर भारत के बाहर विदेश घूमने की स्वतंत्रता की बात की जाए तो यह आर्टिकल 21 देता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मेनका गांधी वर्सेस UOI, यूनियन ऑफ इंडिया का केस। 19(1)(e) में है कि भारत में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी है कि आप अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र में जाकर के घर बना लिए तो उनसे हो सकता है उनका सांस्कृतिक जो नस्लीय भेदभाव वाला स्थिति ना हो जाए, तो उनके सुरक्षा एवं हितों को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगाया गया कि उस एरिया में आप ज़मीन खरीद करके नहीं बना सकते, निवास नहीं कर सकते हैं। 19(1)(g) में है कि कोई भी व्यापार, व्यवसाय या पेशा चुनने की आपको स्वतंत्रता। आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, पेशा चुन सकते हैं। लेकिन इसमें भी है कि मान लीजिए जैसे आपको दवा दुकान खोलना है तो आपके पास फार्मेसी का डिग्री होना चाहिए। आपको डॉक्टरी का व्यवसाय करना है तो आपके पास वो मतलब MBBS का डिग्री तो होना चाहिए। तो ये युक्त निर्बंधन यहाँ पर है। कुछ व्यवसाय पर तो राज्य का एकाधिकार है, जैसे रेलवे है, तो आप अभी रेलवे का संचालन भारत में नहीं कर सकते हैं क्योंकि रेलवे सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है। अच्छा, मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थी। संपत्ति के अधिकार जो 19(1)(f) में था उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 20 जो कि अपराधों के संबंध में संरक्षण की बात करता है। तो सबसे पहला कहता है कि किसी व्यक्ति को उस कानून के तहत दंड नहीं दिया जा सकता जो अपराध के बाद बना हो। अब कोई आदमी आज किसी का पैर काट दिया और उसके संबंध में कानून 1 महीना बाद बनता है कि कोई आदमी यदि पैर काटता है तो उसको 2 वर्ष की सज़ा मिलेगी। तो चूँकि यह अपराध तो पहले कर चुका है और कानून बाद में बना है तो इसको उस अपराध के लिए सज़ा नहीं मिलेगी।
कानून बनने के बाद जो अपराध करेगा उसी के लिए सज़ा मिलेगी। एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी, यह भी कहता है। आरोपी को स्वयं अपने खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर आप नहीं कर सकते हैं। कोई भी अपराधी है, आरोपी है, तो उसको उसी के खिलाफ बयान देने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते हैं कि उससे आप बुलवा लीजिए कि मैंने ही मर्डर किया, मैंने ही चोरी किया है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपातकाल के समय भी अनुच्छेद 352 जब लगता है तब भी यह अधिकार समाप्त नहीं होता है, ये तीनों प्रकार का अधिकार। अब आते हैं अनुच्छेद 21 पर, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त वंचित नहीं किया जाएगा। विधि ने जो प्रक्रिया स्थापित कर दिया है उसके अनुसार क्या है, उसके अनुसार यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है तो उसको फांसी की सज़ा मिलनी है, तो उसको तो जीवन के स्वतंत्रता से हम वंचित कर रहे हैं क्योंकि वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। लेकिन ऐसे ही किसी को ले आए और फांसी दे दी, ऐसा संभव नहीं, ऐसा हम वंचित नहीं कर सकते हैं, राज्य ऐसा नहीं कर सकता है। इसका मुख्य अर्थ क्या है, तो सम्मानपूर्वक आप जीवन जिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की जाएगी, मनमानी गिरफ्तारी से भी संरक्षण होगी। इस अनुच्छेद 21 का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कई बार विवेचन किया गया है और इसको जो है इसमें क्या क्या शामिल किया गया, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी जीवन का अधिकार है, निजता का अधिकार भी जीवन का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, विधिक सहायता, स्वास्थ्य का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, ये सभी आते हैं जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत। इस संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसका महत्व क्या है, तो अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या है इसमें कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से यथोचित विधि की प्रक्रिया, यानी कि पहले जो था वो कोर्ट यही देखती थी कि जो कानून बनाया गया है उसका पालन सही से किया गया है कि नहीं, क्या उसका पालन करने में कोई दिक्कत होने के कारण किसी के जीवन की स्वतंत्रता तो वंचित नहीं हो रही है। लेकिन मेनका गांधी केस के बाद वह जो है यथोचित विधि की प्रक्रिया अपनाई गई कि विधि जो बनाई जा रही है उसके माध्यम से तो कहीं जीवन की स्वतंत्रता को वंचित, जीवन की स्वतंत्रता से किसी नागरिक को वंचित तो नहीं किया जा सकता, ये चीज़ जांच किया गया है। तो ये इसमें मेन चीज़ है। पहले देखा जाता था कि कोई भी कानून है उसका एग्जीक्यूशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से किया गया है कि नहीं। अब देखा जाता है कि कानून सही से बना है कि नहीं। इम्प्लीमेंटेशन तो देखा ही जाएगा, साथ में ये भी देखा जाएगा कि कानून कहीं किसी नागरिक के स्वतंत्रता से तो उसे वंचित नहीं कर रहा है, उसके जीवन के स्वतंत्रता को तो समाप्त नहीं कर रहा है। और अनुच्छेद 20 की तरह अनुच्छेद 21 को भी आपातकाल के समय भी नहीं समाप्त किया जा सकता, आपातकाल के समय भी आप समाप्त नहीं कर सकते। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी एवं निरोध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध के मामले में संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 के 2 भाग हैं। गिरफ्तारी अब 2 प्रकार की हो सकती है, एक सामान्य गिरफ्तारी की, जैसे कोई कुछ अपराध किया उसके बाद उसका गिरफ्तारी हुआ, और एक निवारक निरोध गिरफ्तारी। निवारक निरोध गिरफ्तारी ये होता है कि कहीं किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया जिससे यह संभावना है कि ये कुछ ऐसा अपराध कर सकता है। अब इसमें देखिए, सामान्य गिरफ्तारी अगर किया गया, जैसे कोई व्यक्ति कुछ अपराध किया उसके बाद गिरफ्तार किया गया, तो सबसे पहले उसको गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, अपने पसंद का वकील चुनने का उसका अधिकार होगा, और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटा के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के आप 24 घंटा से ज़्यादा उस पर इसको हिरासत में नहीं रख सकते। इसका कुछ अपवाद है, जैसे शत्रु देश के नागरिक निवारक, शत्रु देश के नागरिकों पर और निवारक निरोध के मामले में ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं कि निवारक निरोध क्या होता है। किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही संदेह के आधार पर हिरासत में रख लिए, यहाँ ये आदमी अपराध कर सकता है, इसको जेल में बंद कीजिए। तो इसमें क्या है प्रावधान कि आप 3 महीने से ज़्यादा अगर उसको रख लिए, संदेह के आधार पर ही 3 महीना रख लिए, उससे ज़्यादा भी रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सलाहकार बोर्ड बैठेगा। वो सलाहकार बोर्ड जब तक अनुमति नहीं देगा आप 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। हाँ, जो जिसको आप रखे हैं संदेह के आधार पर उसको आप कारण जरूर बताइएगा। हाँ, अगर सार्वजनिक हित का बहुत ज़्यादा संवेदनशील मामला है तो आप कारण नहीं भी बता सकते हैं। और संसद जो है निरोध की अवधि निर्धारित की जा सकती है। तो संसद जो है रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और विदेशी मामले में जो है निरोध के लिए कानून बना सकती है। और संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ये सार्वजनिक वस्तु की आपूर्ति, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने और राज्य की सुरक्षा के मामले में बना सकती है।
प्रमुख निवारक निरोध कानून जैसे एक मीसा कानून था 1971 में, ये अब समाप्त हो गया। टाडा कानून 1985 समाप्त हो चुका है। पोटा कानून 2002 ये भी समाप्त हो चुका है। अभी कौन सा है, तो अभी कॉफे पोसा है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी, NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, UAPA जो कि 2019 में लास्ट टाइम अमेंडमेंट हुआ था, चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम इस संबंध में। अब अनुच्छेद 23 और 24 देखते हैं। यह शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है, अनुच्छेद 23 और 24। 23 में क्या है कि मानव तस्करी तथा बलात् श्रम का निषेध है, कि मानव तस्करी यानी कि मानव का खरीद बिक्री नहीं होगा। बलात् श्रम यानी कि बंधुआ मजदूर, जबरदस्ती मजदूरी करवाना, कम मजदूरी देना, इस संबंध में भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा काम कोई नहीं कर सकता, यह संविधान बोला है। अनुच्छेद 24 कहता है कि बाल श्रम का निषेध, 14 वर्ष से कोई छोटा बच्चा है उसको आप खतरनाक उद्योग में नहीं लगा सकते। यह बच्चों की सुरक्षा की बात करता है। और अनुच्छेद 23 जो है व्यक्तियों को शोषण से बचाता है, कि बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते, कम मजदूरी पर ज़बरदस्ती नहीं काम करवा सकते हैं, मानव तस्करी, मानवों की खरीद बिक्री नहीं करवा सकते हैं। यह किस पर लागू होगा, तो यह सभी व्यक्तियों पर। अनुच्छेद 23 जो है यह सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। वहीं अनुच्छेद 24 जो है वह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर लागू होता है। जैसा कि हम बता रहे थे, बेगार, बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी, खरीद बिक्री, अनैतिक व्यापार, देवदासी या दास वगैरह वाला जो कंडीशन है वो सब भी इसमें निषिद्ध किया गया है। और यहाँ पर 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप कारखाना, खान, खतरनाक कार्यों में नहीं लगा सकते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दोनों है, ये जो है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों है, ये मुख्यतः खतरनाक उद्योग पर अनुच्छेद 24 लागू होता है। कानून द्वारा दंडनीय होता है, इसके लिए बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976 बनाया गया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 बनाया गया है। यहाँ बच्चों के लिए बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 बनाया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि धर्म मान्य अंतःकरण की स्वतंत्रता। आपके अंतःकरण, अंदर से जिस धर्म को मानना है आप मानिए, उसका पालन कीजिए, उसका प्रचार कीजिए। हाँ, प्रचार करने का ये मतलब नहीं है कि उसका जबरन आप धर्मांतरण करवा दीजिए, यह अनुच्छेद 25 कहता है। लेकिन इसमें भी कुछ युक्ति निबंधन है। आप धर्म को मानिए लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, सामाजिक सुधार, इन सबों को नुकसान मत पहुँचाइए। इसमें कुछ छूट दिया गया है। जैसे सिख धर्म में लोग कृपान धारण करते हैं, तो चलो भाई आप कृपान धारण कर सकते हैं, क्योंकि उसको अनिवार्य प्रथा माना गया है सिख धर्म का। तो कृपान धारण करते हैं, उससे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, समाज सुधार में कोई खतरा नहीं है, ऐसा माना गया है। जैसे हिंदू धार्मिक संस्था मंदिर में है, अब मंदिर में आप चाहिएगा कि किसी दलित के प्रवेश को रोक दें, तो वो आप नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 जो है ये धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात करता है। इसमें भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य को युक्ति निर्बंधन माना गया है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब हिंदू धर्म के प्रचार के लिए गवर्नमेंट अगर टैक्स लगा देती है, या इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए कोई गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। वो आप बाध्य नहीं कर सकते किसी को कर देने के लिए। धार्मिक संस्था का प्रबंधन हो गया आर्टिकल 26 की। आपका मंदिर है तो उसमें क्या प्रबंधन करना है, क्या नहीं करना है, वो आप निर्धारण खुद से कर सकते हैं, उसमें राज्य अवरोध नहीं करेगा। हालांकि इसमें एक विवाद का चलता है कि जैसे किसी मंदिर का न्यास परिषद होता है, तो राज्य के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उसके मेंबर होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, तो उस संबंध में विवाद चल रहा है। अनुच्छेद 28 जो है ये सार्वजनिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान पूरी तरह राज्य पोषित संस्थान जो है, पूरी तरह जिसमें राज्य का वित्त पोषण होता है, उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। राज्य वित्त पोषित संस्थान में धार्मिक शिक्षा को निषिद्ध किया गया है। तो ये हो गया 25 से 28। अब 29 और 30 देखते हैं। इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि आर्टिकल 29 क्या है, 30 क्या है। तो 29 है भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार, और 30 है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार। तो भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित क्यों रखा जाता है, ताकि हमारा विविध सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित हो सके। ये भारत के सभी नागरिकों को मिलता है यह अधिकार आर्टिकल 29 का। राज्य पोषित संस्थानों में धर्म, जाति, भाषा इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी नागरिक समूह पर यह लागू होगा। राज्य का हस्तक्षेप सीमित होगा। लेकिन अनुच्छेद 30 वाला जो है ये सभी नागरिकों पर नहीं होता है, ये जो है केवल धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों पर लागू होता है। क्यों होता है? ताकि अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं संस्कृति की रक्षा की जा सके।
अल्पसंख्यक संस्थानों को प्रशासनिक स्वायत्तता भी प्रदान की जाती है। यह केवल अल्पसंख्यक समुदाय पर होता है। उचित विनियमन संभव है परंतु अधिकार समाप्त नहीं कर सकते हैं। अब आ जाते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक प्रसिद्ध कथन है कि आर्टिकल 32 जो है ये संविधान का हृदय एवं आत्मा है। ये जो है 70वीं बीपीएससी का आप देखिएगा तो पॉलिटी वाले में पहला क्वेश्चन यही है कि ये बताइए कि डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा एवं हृदय क्यों कहा था। तो संविधान का आत्मा क्यों कहा था, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जा सकता है अपने अधिकार का उल्लंघन होने से बचाने के लिए आर्टिकल 32 के माध्यम से। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए आदेश, निर्देश, रिट जारी कर सकती है। ये इसका मुख्य कारण था इसको संविधान का आत्मा कहने का, क्योंकि मौलिक अधिकार देने का क्या फ़ायदा जब उसका उल्लंघन होने के बाद हम रेमेडी का व्यवस्था ही नहीं करेंगे, इसीलिए इनको बोला गया है। अच्छा, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कौन बोले थे, तो ठाकुरदास भार्गव बोले थे। और आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कौन बोले, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले। अब आ जाते हैं आर्टिकल 32 और 226 में कई बार अंतर पूछता है। तो आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय में आप जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, और आर्टिकल 226 में आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। आर्टिकल 32 में केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात की गई है, जबकि 226 में मौलिक अधिकार तो हैं ही, साथ में अन्य कानूनी अधिकार भी होते हैं। आर्टिकल 32 स्वयं में एक मौलिक अधिकार है, जबकि आर्टिकल 226 संवैधानिक शक्ति के बारे में बात करता है। क्षेत्राधिकार आर्टिकल 32 पूरे भारत में लागू होता है। आर्टिकल 226 जो है वो तो उच्च न्यायालय है, तो संबंधित राज्य क्षेत्र तक लागू होगा। एससी रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता यदि अधिकार हनन सिद्ध होता है, तो रिट जारी ही करना पड़ेगा, बाध्यकारी है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए कि अगर किसी व्यक्ति का अधिकार का उल्लंघन हुआ तो आपको रिट जारी ही करना पड़ेगा, जबकि हाई कोर्ट के लिए यह एक विवेकाधीन शक्ति है। हाँ, अब रिट के प्रकार के बारे में आते हैं। तो रिट का प्रकार जो है, रिट 5 प्रकार के होते हैं। अभी 71वीं बीपीएससी का मेंस का आप क्वेश्चन देखिएगा, उसमें पूछे हुए हैं इन 5 रिट के बारे में, उनमें 3 की विशेषता के बारे में पूछा गया है। तो रिट के प्रकार में सबसे पहला हैबियस कॉर्पस है, दूसरा परमादेश है, तीसरा उत्प्रेषण है, चौथा प्रतिषेध है, 5वां अधिकार परीक्षा है। तो हैबियस कॉर्पस क्या है, तो इसका अर्थ होता है शरीर प्रस्तुत करो। अगर कोई व्यक्ति किसी को गिरफ्तार कर लिया, चाहे वो निजी व्यक्ति हो या सार्वजनिक प्राधिकार हो, तो दोनों के विरुद्ध यह जारी किया जा सकता है। इसका उद्देश्य है अवैध रूप से हिरासत में रखने पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। पुलिस बिना किसी वैध कारण के किसी को बंद नहीं कर सकती है इस रिट के कारण। परमादेश क्या है, तो हम आदेश देते हैं किसी लोक अधिकारी या संस्था को उसके वैधानिक कर्तव्य के पालन के लिए आदेश देना। जैसे कोई सरकारी पदाधिकारी है, वो कोई कार्य नहीं कर रहा है जिससे किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो व्यक्ति सीधा जाएगा सुप्रीम कोर्ट, बोलेगा कि माय लॉर्ड, आप परमादेश रिट जारी करके उनसे पूछा जाए कि वो अपना कर्तव्य पालन क्यों नहीं कर रहा है और उनको आदेश दिया जाए। तो यह भी निजी संस्था के विरुद्ध भी हो सकता है और राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध भी, यह जो है निजी संस्था के विरुद्ध नहीं हो सकता। जैसे कोई निजी संस्था कोई काम नहीं कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट निजी संस्था के विरुद्ध रिट जारी नहीं कर सकता है, और राष्ट्रपति राज्यपाल जो अपना कर्तव्य किए हैं उनके विरुद्ध भी नहीं कर सकता। बाकी सबके विरुद्ध सरकारी संस्था या सरकारी पदाधिकारी राष्ट्रपति राज्यपाल को छोड़ करके उनके विरुद्ध कर सकता है। अब आ जाता है उत्प्रेषण और प्रतिषेध। इसमें बहुत वो हो जाता है, कन्फ्यूजन बहुत होता है उत्प्रेषण और प्रतिषेध में। तो उत्प्रेषण, ये दोनों चीज़ हमको याद रखना है कि ये दोनों जो है वो लोअर जुडिशियरी के लिए हैं, कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है निचली अदालत या अधिकरण के गलत आदेश को जब निरस्त कर देती है, रिकॉर्ड मंगाकर निरस्त कर देना उत्प्रेषण होता है, और गलत कार्रवाई करने से रोकना, यानी कि ये जो है कार्रवाई पूर्ण होने के बाद उत्प्रेषण होता है कि पूर्ण हो गया, कोई गलत आदेश लोअर जुडिशियरी दे दी तो उत्प्रेषण के द्वारा उसको खारिज कर दिया गया। और ये कार्यवाही पूर्ण होने से पहले, अभी आदेश नहीं दी है लेकिन आदेश देने से पहले रोक देना कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो या ये तुम्हारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। तो एक तरह से उत्प्रेषण क्या हुआ, करेक्टिव हुआ कि बाद में जाकर के हम सुधार किए, सुधारात्मक हुआ। ये निवारक हो गया कि गलती होने से पहले ही उसका सुधार कर दिए, प्रतिषेध। तो उम्मीद है आपको ये कन्फ्यूजन समाप्त हो गया होगा। अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या होता है, यदि कोई सार्वजनिक पद पर है लेकिन उसका
कोई लीगल बैक नहीं है। कोई व्यक्ति गया कहीं का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया, वो यूपीएससी का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं किया है, उसको ऐसे ही बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए हुए बना दिया गया है। तो इसका उद्देश्य यही होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जे की जांच, कि भाई आप किस अधिकार से इस पद पर बैठ गए हैं, इसी को कहा जाता है अधिकार परीक्षा। ये जब कोर्ट पूछती है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 20 और 21 का आपातकाल में भी निलंबन नहीं किया जा सकता, हम लोग पहले पढ़ ही लिए। कुछ और है आर्टिकल 33, 34, 35। 33 क्या है, तो सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार में प्रतिबंध। अब सशस्त्र बल भी अगर स्वतंत्रता खोजेंगे तो अनुशासन भंग हो जाएगा, इसके लिए उनके मौलिक अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 34 क्या है कि मार्शल लॉ के दौरान अधिकारों पर प्रतिबंध। अब किसी क्षेत्र में लगा कि वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको ठीक से नहीं सुनिश्चित कर पा रहा है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में अक्सर जो उग्रवादी लोग होते हैं वो ऐसा लोकल गवर्नेंस के सब को डिस्टर्ब करते हैं, तो उस स्थिति में वहाँ पर अफस्पा लागू कर दिया जाता है या मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। तो वहाँ के लोगों का जो है कुछ मौलिक अधिकार कम हो जाता है, जैसे उनके घर में रात को समय भी उनके मौलिक अधिकार यानी बहुत सारा जांच वाँच उन पर प्रतिबंध लगाता है, ताकि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सही किया जा सके, देश की एकता अखंडता को बनाए रखा जा सके। अनुच्छेद 35 होता है कुछ विषय पर कानून बनाने की शक्ति। अब जैसे अनुच्छेद 16 में है कि वायु अवसर की समानता तो दे दिए, लेकिन कानून तो उसमें दिया नहीं गया कि कैसे सुनिश्चित होगा, तो कानून वहाँ बनाया जा सकता है। 17, 22 हो गया, 23 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया, 34 हो गया। तो इस प्रकार ये है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है तथा, तो हम लोग बताएं 15, 16, 19, 29, 30 ये जो है नागरिकों को प्राप्त है। तो 19 जो है ये नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं, ठीक है। कानून के समक्ष समानता ये तो सबको प्राप्त है, तो ये नहीं होगा। अल्पसंख्यक संबंधित अधिकार भी सबको प्राप्त है, ये नहीं होगा। ये भी सबको प्राप्त है, तो इसका आंसर होगा केवल 1। चलिए, अब अवैध हिरासत के खिलाफ कौन सा होता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आ जाता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। अगला देखते हैं 1235 में है शिक्षा का अधिकार कब शामिल किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 को 1410। राष्ट्रीय झंडा फहराने का अधिकार किस में शामिल है, तो 19(1)(a) में राष्ट्रीय झंडा फहराने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। निम्नलिखित में संपत्ति के अधिकार को किसके शासनकाल में निकाल दिया गया, तो आपको याद होगा मोरारजी देसाई की जब 78 में सरकार बनी थी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा निकाल दिया गया। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधानों में नागरिकों को संपत्ति का अधिकार अब नहीं रहा। किसको संविधान का मौलिक अधिकार कानून लागू करने की शक्ति गई, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को। बहुत बढ़िया। पोस्टमार्टम संवैधानिक उपचारों के अधिकारों में किसको पोस्टमार्टम कहा जाता है, तो आपको याद होगा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को कहा जाता है पोस्टमार्टम, क्योंकि ये गलती होने के बाद करेक्टिव मेजर के लिए लागू किया जाता है। कौन सा एक प्रेस की स्वतंत्रता है, ये हो गया। कौन सा एक मानवाधिकार मौलिक अधिकार भी है, तो शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार में शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन स्तर आता है, और शिक्षा का अधिकार जो आर्टिकल 21 के तहत अब मौलिक अधिकार गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार में आता है। अब आ गया मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसको जोड़ा गया है, तो देखिए निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा कौन सा एक परिकल्पित है, तो मानव देह एवं बंधुआ मजदूरी ये आता है। अस्पृश्यता नहीं आएगा इसमें, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा भी नहीं आएगा, कारखाना और खदानबंदी ये दोनों, तो 1 और 4 होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है, तो देखिए अर्थात अधिकार कर्तव्य के साथ सहसंबद्ध होते हैं। आप अधिकार मांगिएगा लेकिन कर्तव्य नहीं निभाइएगा, उससे दूसरे का अधिकार प्रभावित होगा, लेकिन आप कर्तव्य भी निभाइएगा तब आप अधिकार मांग सकते हैं। अधिकार, ये देखिए अधिकार राज्यों के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ठीक है। राज्यों के विरुद्ध हमेशा अधिकार मिला है। लेकिन कौन सा अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह, तो ये गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार में आ जाएगा। निजता का अधिकार को संविधान के जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार
के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन एवं सही है? ये देखिए, आपका निजता का अधिकार कब आर्टिकल 21 में आता है। पुट्टा स्वामी बाद में निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 का पार्ट बताया गया था। केस पुट्टा स्वामी, केस 2017। ये देखिए, मूल अधिकार सार्वभौम घोषणा के सिद्धांत प्रतिबिंबित करता है। तो मूल अधिकार उद्देशिका में भी है, राज्य की नीति निर्देशकता तो मूल कर्तव्य में भी है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता संबंधी विवेचन के लिए संरक्षण प्राप्त है? तो समता का अधिकार में आता है। 14 से 18 में समता का अधिकार है और 17 में अस्पृश्यता का अंत है। निजता का अधिकार आर्टिकल 21 हम लोग देख लिए हैं। कानूनों को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक या प्रशासनिक पदाधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है? समता का अधिकार। ठीक है, क्योंकि बाकी सभी को नहीं देता है तो इसलिए इसी का उल्लंघन करेगा। हो जाते हैं, जब एक कैदी पर्याप्त आधार पर प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल नहीं माना जाता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। ये गलत है। बनता है, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। यह बात सही है, पैरोल मना किया जा सकता है उसको। ठीक है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक हिरासत का अर्थ है अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में तथा ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाए, न कि जेल में। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले नहीं, न्यायिक हिरासत में जो है जेल में ही रखा जाता है, पुलिस स्टेशन में नहीं। न्यायिक हिरासत के दौरान प्रभावी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, इसीलिए तो न्यायिक हिरासत में रखा जाता है। भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कार संविधान के उपाधियां हैं। ठीक है, हैं 1954 में नहीं, सॉरी, अभी तो हम लोग पढ़े थे कि केवल डॉक्टर और सेना वाला ही इसमें आता है, जबकि भारत रत्न इत्यादि को सुप्रीम कोर्ट बोली है कि ये उपाधियां नहीं हैं। तो ये सही नहीं है। 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। एक बार नहीं, इसको 2 बार निलंबित किया जा चुका है। वर्ष तो अभी ध्यान में नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 सीमित है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ये भी गलत है, यानी कि तीनों इसका गलत है, यहाँ सही नहीं पूछा गया है, आपको इसको ध्यान रखना है। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक सुरक्षा से बचाए। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्यों को निरोध में रखे जाए किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान कर सकता है। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसलिए इसको हम खारिज करते हैं। इसको हम कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विधि के सम्यक अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है, विधि की सम्यक प्रक्रिया। निम्नलिखित में से निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 पढ़ ही लिए। 2025 में पूछा है कि भारत के संविधान का उपबंध राज्य में लोक सेवा का न्यायपालिका से पृथक्करण, ये राज्य की नीति निर्देशकता तो आर्टिकल 50 में है, सही है। हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना तथा उसका परिरक्षण करना, ये भी सही है, ये भी सही है, ये आर्टिकल 24 में है। तो इसका सभी 3 सही है। ठीक है, तो हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।